Hello friends, how are you all? I'm Vali and today I'm going to discuss our very important premises questions of 2022. So these are the sessions which ये जो मैंने videos आपके start किए it's just a quick revision on premises questions from 2022 to 2018. So आज जो हम कर रहे हैं वो करेंगे 22 का part 4. So आगे वाली classes में मैं 2021, 2019, 20 और 18 के भी questions कराऊंगी. So फिर start करते हैं हम आज का lesson. सो क्वेश्चन है स्वयं स्टैंड्स फॉर, स्वयं की क्या फुल फॉर्म है वो आपको बताना है। और इस क्वेश्चन में मैं क्या करती हूँ, बहुत एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं देती क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका काम करा चुकी हूँ आप लोगों को, और इसके मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल वीडियोस के लिंक्स दिए हुए हैं, तो आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हैं। ये सिर्फ आपके रिविजन के लिए। So SWAM stands for Study Websites for Automated Young Active Minds, Study Webs of Active Learning for Young Aspiring Minds, Study Website for Actual Learning, Study Webs for Actual Learning of Attentive Minds. बताइए क्या होगा आंसर, डी, बी, ए या फिर ए एंड डी बोथ? सो आंसर इज, देखिए यहाँ पे मैंने क्या दिया है, यहाँ पे पूरा थोड़ा सा डिटेल भी दिया है कि स्वयं के 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। ये पहले 2021 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि वीडियो लेक्चर, स्पेशली प्रिपेयर्ड रीडिंग मटेरियल, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट और ऑनलाइन डिस्कशन फॉरम होता है। उसके अंदर ऑफलाइन डिस्कशन फॉरम दिया था, तो इसलिए उसका एक ऑप्शन गलत हो गया था। और क्या कहते हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन से हैं जो अपॉइंट करते हैं? एआईसीटीई, एनपीटीईएल, यूजीसी, सीईसी, एनसीईआरटी, एनआईओएस, इग्नो, आईआईएमबी, एनआईटीटीआर। तो ये सब चीजें मैंने इसमें थोड़ा सा डिटेल दिया, आप पढ़ जरूर लीजिएगा, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा ऑप्शन है। और इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका बी, विच इज स्टडी वैप्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलिस्ट्रेट्स एंड एग्जांपल्स ऑफ अ मिक्स्ड मेथड रिसर्च स्टडी? आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसे ज्यादा डिस्क्राइब कर रहा है मिक्स्ड मेथड रिसर्च स्टडी को। First, Sahil conduct interviews and observations in his study of transitional students. Second, Rekha interviews parents and their children regarding transition. Third, Sameer looks at percentages of successful transitions from the district and class grades. And the fourth is Reshma conducts observation and supplements her findings with class grades. बताइए क्या होगा सही आंसर जो मिक्स मैथड रिसर्च स्टडी का एग्जाम्पल होगा? देखिए हम जानते हैं हमारे पास दो स्टडी मेथड्स होते हैं, एक तो होता है मिक्स मेथड, हमारे पास जो होता है क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव जहाँ पे आप क्वांटिटेटिव चीजें देख रहे हैं, जैसे रियलिटी देखना किसी चीज को, ये होता है आपका एनालिसिस करना नंबर्स को। क्वालिटी की बात जब हम करते हैं, दैट मीन्स जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं किसी थीम को, कोई इंक्वायरी ले रहे हैं, कोई ऑब्जेक्टिविटी कुछ देख रहे हैं किसी चीज की, ठीक है। और मिक्स मेथड क्या होता है, जहां पे आपका क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव दोनों चीजें आती हैं। तो जो आपका लास्ट ऑप्शन है, दैट मीन्स रेशमा कंडक्ट करती है ऑब्जर्वेशन और उनके सप्लीमेंट्स ढूंढती है क्लास ग्रेड्स के अंदर, तो दैट मीन्स यहाँ पे वो मिक्स मेथड कर रही है, क्वालिटी भी देख रही है और क्वांटिटी भी देख रही है। तो ये आपका लास्ट ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट गिवन है, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट क्या कहता है? Rather than just focusing on what learners are expected to learn in terms of traditionally defined subject content। यहाँ बात किस चीज की हो रही है? सिंपल ट्रेडिशनली जो तरीका होता है बच्चों को पढ़ाने का। फिर कॉमा के बाद क्या बात कही जा रही है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम emphasize करता है वेरियस आउटकम्स ऑफ अ लर्निंग प्रोसेस, जैसे कि स्किल्स, नॉलेज, एटीट्यूड्स टू बी अप्लाइड बाय द लर्नर्स। इन्होंने कहा है कि जो ट्रेडिशनल है उसके कंपैरिजन में जो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम है, ये बच्चे के लर्निंग प्रोसेस को ज्यादा अच्छा कवर कर रहा है। बहुत अच्छा आउटकम्स हमें देखने के लिए मिल रहे हैं, जैसे बच्चों की स्किल्स इनहेंस हो रही है, नॉलेज इनहेंस हो रही है, बच्चों का जो एटीट्यूड है स्टडीज की तरफ, लर्निंग की तरफ, वो एक बहुत पॉजिटिव है। स्टेटमेंट 1 ये बात कहता है। स्टेटमेंट 2 क्या कहता है? जो हमारा कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम होता है वो अलाउ करता है स्टूडेंट्स को कि वो अपनी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। सो दैट मीन्स यही बात हमें स्टेटमेंट 1 में कही जा रही है कि जब इस ट्रेडिशनली और कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम को कहीं ना कहीं हम कंपेयर करके देख रहे हैं, तो जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड करिकुलम है उसके वो बच्चे की स्किल्स को डेवलप कर रहा है, नॉलेज को डेवलप कर रहा है। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी यही बात कर रहा है कि बच्चे की जब ये चीजें डेवलप होंगी तो उसको अपनी एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही बात कर रही है। तो जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, दैट मीन स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकेटेड इन। आपको बताना है जो आपका NEIEPA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग है वो कहाँ पर है? मुंबई में, हैदराबाद में, न्यू दिल्ली में या फिर चेन्नई में? आंसर दीजिए। इन आंसर्स को आप लिख सकते हैं, वीडियो की लास्ट में आप मेरे को कमेंट करके ही बता सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, बिकॉज इट्स जस्ट अ रिविजन।
सो आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा न्यू दिल्ली। यहाँ पे मैंने इसकी थ्योरी दी, आप थ्योरी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं थ्योरी डिफाइन करूंगी हर क्वेश्चन में तो आपकी जो वीडियो होगी वो बहुत लंबी हो जाएगी, और इस टाइम आपका टाइम वेस्ट करने का वक्त नहीं है, सिर्फ रिविजन का टाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन। क्वेश्चन में आंसर छुपा है। डिसिप्लिन बेस्ड मॉडल ऑफ करिकुलम डिजाइन इज बेसिकली जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है, डिसिप्लिन से रिलेटेड है, उस तरह का मॉडल जो करिकुलम डिजाइन होगा वो कैसा होगा? लर्नर सेंटर्ड होगा, टीचर सेंटर्ड होगा, सब्जेक्ट सेंटर्ड होगा, या फिर सोशल रिकंस्ट्रक्शन सेंटर्ड होगा? बताइए आंसर। सिंपल सी बात है, जब डिसिप्लिन की बात की जा रही है दैट मीन सब्जेक्ट की बात की जा रही है, तो सब्जेक्ट सेंटर्ड ही होगा। सो आंसर इज सब्जेक्ट सेंटर्ड। यहाँ मैंने इसकी थ्योरी भी दी है। सब्जेक्ट सेंटर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी स्पेसिफिक, किसी भी करंट इंफॉर्मेशन के बारे में जब बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्रोजेक्टिव टेक्निक इज यूज फॉर द असेसमेंट ऑफ। जो आपकी प्रोजेक्टिव टेक्निक है वो किस असेसमेंट के लिए यूज की जाती है? एप्टीट्यूड, एकेडमिक अचीवमेंट, इंटेलिजेंस और पर्सनालिटी। ये क्वेश्चन आपका साइकोलॉजी से है। सो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हम पर्सनालिटी के लिए यूज करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो पर्सनालिटी को जज करने के लिए यूज किया जाता है कि किस तरह की पर्सनालिटी है। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट। एम्बीवर्ट जो आपकी मिक्स पर्सनालिटी होती है। इंट्रोवर्ट जो लोग बहुत ज्यादा कम बोलते हैं, ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, बहुत इंट्रोवर्ट होता है, आर्टिस्टिक मिजाज के होते हैं। एक्सट्रोवर्ट जो बहुत सोशल होते हैं, जो बहुत जॉली नेचर के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोग्राम लर्निंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो प्रोग्राम लर्निंग के बारे में आप पढ़ते हैं वो जनरली किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? कंडीशन लर्निंग थ्योरी, कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी, जी स्टार लर्निंग थ्योरी और ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी? बताइए आंसर क्या होगा इसका? So the correct answer is program learning theory is based on the principle of operant conditioning theory। और इसमें मैंने दिया जो आपकी प्रोग्राम लर्निंग है उसके वो कौन थे? पीएफ स्किनर। और इन्होंने क्या कहा है कि लर्निंग क्या है कि छोटे छोटे अमाउंट में जब आप स्मॉल अमाउंट्स में अकम्प्लिश करते हैं चीजों को, धीरे धीरे आप बढ़ते हैं तरक्की की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, उससे क्या होता है? आपको रिइंफोर्समेंट मिलता है, आपको रिवॉर्ड मिलता है एज अ लर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आए थे 2018 के, जुलाई 2018 में, जिसके अंदर डिजीजेस दी गई थी जो रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स जिसे हम कहते हैं, विजुअल कंडीशंस, आंखों की बीमारी, मायोपिया, एम्ब्लियोपिया, हाइपरोपिया, एस्टिग्मेटिज्म और स्ट्रैबिस्मस। बताइए इनमें से कौन से रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स हैं? ए एन डी, बी सी एन डी, बी एन डी, ए सी एन डी। सो रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स हमारे हैं जो हमें आंखों की, जैसे दूर को देखने में प्रॉब्लम, पास का देखने में प्रॉब्लम, रेटिना में प्रॉब्लम है। एस्टिग्मेटिज्म जब आंखों की जो पानी होता है वो सूख जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपको दिखाई देना कम हो जाता है, ब्लर्ड विजन हो जाता है, और आपका जो कॉर्निया होता है वो बिल्कुल अनइवन हो जाता है। हाँ सॉरी, ग्लोकोमा में होता है कि आपको जो फ्लो होता है फ्लूइड्स का वो सूख जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है एस्टिग्मेटिज्म में कि जो आपका रेटिना होता है वो फोकस लाइट इवेंट मतलब इवनली नहीं फोकस कर पाता, लाइट पे आंखें घूमती रहती है, जिसकी वजह से ब्लर्ड विजन होता है। ग्लूकोमा में फ्लो ऑफ फ्लूइड्स जो होता है वो आपका कम हो जाता है, और हाइपरोपिया में क्या होता है? दूर की निगाह कमजोर हो जाती है आपकी। तो इसके अकॉर्डिंग आपका मायोपिया, हाइपरोपिया और एस्टिग्मेटिज्म तीनों क्या है? रिफ्रैक्टिव डिसऑर्डर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इन अ सीक्वेंस प्रपोज्ड बाय डेलगार्ड, क्रिस्टेंसन एंड कांजी 2002 ने जो दिया है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, इसको आपको सीक्वेंस में बताना है। क्वालिटी कंट्रोल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी इंस्पेक्शन और क्वालिटी एश्योरेंस। क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा है। देखिए क्वेश्चन में स्टेजेस किसकी पूछे? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। अब जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है वो ऑब्वियसली एक पूरा पैकेज है। सो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट अपने आप में आपका लास्ट में आएगा। सो फर्स्ट आप क्या करोगे? क्वालिटी को इंस्पेक्ट करोगे कि क्वालिटी सही है या गलत है, ठीक है, ये आपका फर्स्ट। फिर आप क्वालिटी को कंट्रोल करोगे, उसमें डिफेक्ट्स ना हो, फिर आप एश्योर करोगे क्वालिटी को, उसके बाद आप क्वालिटी मैनेजमेंट करेंगे। तो आपका ऑप्शन सी, ए डी बी, इट्स अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और कमाल की बात है कि 2022 में आपके एनसीटीई से क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। यहाँ पे इन्होंने पूछा वो प्रोग्राम्स जो कि रिकॉग्नाइज किए हैं टीचर एजुकेशन के लिए एनसीटीई ने, वो बताने हैं आपको।
इसमें जितने भी डिप्लोमास प्रोग्राम है, बैचलर में भी फिजिकल एजुकेशन वगैरह स्पेशली लिया गया है इन्होंने, मास्टर्स में फिजिकल एजुकेशन लिया इन्होंने। लेकिन अगर किसी की बात नहीं की है तो वो कौन सा है वो आपको बताना है। यहाँ मैंने पूरे प्रोग्राम्स गिवन किए हैं, तो आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। इसमें सारे प्रोग्राम आप देखिएगा, बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम, ठीक है, 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में तो दिया है बीए बीएड, लेकिन बैचलर ऑफ उसमें वो नहीं दिया आपका, बीए नहीं दिया। बाकी सारे डिप्लोमा, बैचलर फिजिकल एजुकेशन में डिप्लोमा सारे हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन प्रोग्राम में बीएड है, एमएड है, डीपीड है, बीपेड, सब कुछ है। लेकिन बीए नहीं मिलेगा आपको खाली, तो इसमें जो बीए दिया था ना वही नहीं था, बाकी सारे थे। सो ABCND आपका करेक्ट ऑप्शन है, ई को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू एनसीटी, अगेन एनसीटी से क्वेश्चन है, इसमें बताना आपको कंपोजिट इंस्टीट्यूशन कौन सा होगा। कंपोजिट जिसके अंदर सब होंगे, कंपोजिट इंस्टीट्यूशन। एन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग अ सिंगल अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, एन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग अ सिंगल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, एन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग मल्टी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, या फिर एन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग अ सिंगल डिप्लोमा प्रोग्राम। बताइए क्या आंसर होगा। सो आंसर इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफरिंग मल्टी टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, क्योंकि कंपोजिट इंस्टीट्यूशन की बात करें जिसके अंदर सब होंगे, कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ईयर द पर्सन विद डिसेबिलिटीज PWD एक्ट वाज इनेक्टेड। आपको बताना है वो कौन सा ईयर जिसके अंदर पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो था वो इनेक्ट किया गया था। 1992, 1995, 1998 या फिर 2006। सो था हमारा 1995। डेविस हैज कैरेक्टराइज्ड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज द मेन सोशल फंक्शन ऑफ द फैमिली। डेविस ने क्या कैरेक्टराइज किया था, कौन से मेन सोशल फंक्शंस ऑफ द फैमिली की बात की थी। रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस, प्लेसमेंट, सोशलाइजेशन ऑफ द यंग वंस, और मैरिंग द किड्स। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। A and B, B and C, A and D, या फिर A B C and D। सो डेविस ने कैरेक्टराइज किए थे कुछ मेन सोशल फंक्शंस फैमिली के, जैसे रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस, प्लेसमेंट, सोशलाइजेशन होना बच्चों की, इंडिविजुअल फंक्शंस करना। लेकिन मैरी शादी की कोई बात इन्होंने नहीं की थी, तो यही ऑप्शन की बात इन्होंने नहीं की थी, तो A B C and D आपके चारों करेक्ट आंसर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिकमेंडेड that an independent regulatory authority for higher education, IRAHE, should replace NCT, AICT, UGC and others। किसने रिकमेंड किया था कि जो आपकी इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी हायर एजुकेशन की वो रिप्लेस करेगी एनसीटी को, AICT को, UGC को, या फिर सबको। नेशनल नॉलेज कमीशन, यशपाल कमेटी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, या फिर एक कोठारी एजुकेशन कमीशन। सो आंसर इज नेशनल नॉलेज कमीशन, NKC। नेशनल नॉलेज कमीशन बात करती थी ना, ICT की बात करती है, जिन्होंने सैम पित्रोदा ने जो दी आपको कमेटी। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इन्होंने मेन प्रोपोनेंट किसका पूछा, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। हम 3 लेवल्स पढ़ते हैं, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। इसमें क्या है, मेमोरी लेवल के कौन से होते हैं आपके, हर्बर्ट। अंडरस्टैंडिंग लेवल के होते हैं आपके मॉरिसन। रिफ्लेक्टिव लेवल के कौन होते हैं आपके, हंट। तो तीनों का पता होना चाहिए, हो सकता है इस बार अंडरस्टैंडिंग लेवल है, नेक्स्ट टाइम मेमोरी लेवल आ जाए। सो आंसर क्या होगा अंडरस्टैंडिंग लेवल का, मॉरिसन। मेमोरी लेवल हर्बर्ट, और रिफ्लेक्टिव लेवल क्या है हमारे, हंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज एंड कमीशंस इन ऑर्डर ऑफ देयर एस्टैब्लिशमेंट। आपको उनके एस्टैब्लिशमेंट के बेसिस पे बतानी है। तो देखिए, जस्टिस वर्मा कमीशन आपकी लेटेस्ट है जो 2012 में आई थी। नेशनल नॉलेज कमीशन 2007 में, सैम पित्रोदा। बाकी आप देख सकते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को आप मुदालिर कमीशन भी कहते हैं। तो बहुत क्लियर है। ठीक है, जस्टिस वर्मा कमीशन 2012 में आई थी, आप इसके बारे में पढ़ना चाहें तो यहाँ से पढ़ लीजिएगा। नेशनल नॉलेज कमीशन के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, इसके वो कौन थे, चेयरमैन सैम पित्रोदा। हम्म। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन सबसे फर्स्ट, जिसे मुदालिर बोलते हैं, 1958-59। नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स सेकंड, नेशनल कमीशन, नेशनल नॉलेज कमीशन, एंड देन जस्टिस कमीशन, अपोजिट हो जाएगा, DCBA। नेक्स्ट है हमारा, अरिस्टोटल्स टीचिंग बिकेम द फिलोसफिकल फाउंडेशंस फॉर। अरिस्टोटल की जो टीचिंग थी
वो फिलोसफिकल फाउंडेशंस कैसे बनी थी, मतलब कैसी थी, वो आइडियलिज्म के थे, रियलिज्म के थे, नेचुरलिज्म के थे, एग्जिस्टेंशलिज्म के थे? वेरी इजी क्वेश्चन, प्रोपोनेंट पूछे गए हैं इनके, तो आपको पता होना चाहिए। अरिस्टोटल किसके थे? रियलिज्म के थे। जॉन लॉकी भी थे। एरास्मस, रेबिलियस, कॉमिनियस, बर्ट्रांड रसल, फ्रांसिस बेकन, मिल्टन आर द चीफ प्रोटेगोनिस्ट ऑफ रियलिज्म। ठीक है, बाकी चार के भी मैं भूल गई, इनकी तीनों की एक्सप्लेनेशन, इनके तीनों के भी मुझे लेके आने थे ताकि आप। अच्छा, नेशनलिज्म के रविन्द्रनाथ टैगोर, एग्जिस्टेंशलिज्म के भी अभी फिलहाल मुझे याद नहीं है, बट मैं सब लिख देती तो ज्यादा बेटर रहता आपके रिवीजन के लिए। मैं नेक्स्ट में लिख दूंगी ये। आईसीएफ फ्रेमवर्क फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ एंड डिसेबिलिटी रिलेटेड डोमेन्स, आपको बताना है आईसीएफ फ्रेमवर्क का जो आईसीएफ फ्रेमवर्क है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ हेल्थ एंड डिसेबिलिटी रिलेटेड डोमेन्स, वो किसके थ्रू दिया गया था, किसने दिया था ये फ्रेमवर्क? यूनिसेफ ने दिया था, यूएनसीआरपीडी ने दिया था, डब्ल्यूएचओ ने दिया था, यूनेस्को ने दिया था, किसने दिया था? ऑब्वियसली बात है, डब्ल्यूएचओ ने दिया था ये फ्रेमवर्क। किसके लिए था? हेल्थ एंड डिसेबिलिटी, किसमें? इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन लेवल्स दोनों के लिए। तो ये कंटेंट आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज मैंने काफ़ी क्वेश्चंस कराए ताकि आपका जल्दी से 2022 पूरा और 2021 पे हम जल्दी से आएँ। सो थैंक यू फॉर अटेंशन, क्योंकि 2021 में 2 शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, दैट मीन्स 200 क्वेश्चंस हमें कवर करने हैं। सो थैंक यू फॉर अटेंशन, स्टे ब्लेस्ड, एंजॉय लर्निंग एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट वीडियो।